जमहूरियत के इस त्योहार में हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। शर्त यह है कि आग जलनी चाहिए। आग मेरे दिल में जले या आपके दिल में जरूरी है आग जलनी चाहिए। साथियों, लोकतंत्र में एक मत है, एक वोट है, और जितने भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें सबका फंडामेंटल राइट है, सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन ये तय आवाम को करना है कि हम वोट किस बुनियाद पे करें, क्यों करें। एक तरफ दादरी और बाबरी के कातिल एक साथ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, दूसरी तरफ आप चचा नारा लगाना और भतीजा इधर ही खड़ी नारा एक एनडीए में है और एक इंडिया में है। उसका भी कैंडिडेट आपके बीच में आया है। एक बाबरी मस्जिद की शहादत में जो कि कहता था कि हमारा पहला पैर पड़ा था, उसका भी कैंडिडेट आपके बीच में है। और सो काल सेकुलर समेत वो नफरत की आग बोने वाले इस देश की एकता और अखंडता को बुलडोजर लगाकर तोड़ने वाले का भी कैंडिडेट आपके बीच में है। और दूसरी तरफ आपके फंडामेंटल राइट्स को लोकतंत्र में जो सिस्टम है उसका हिस्सा बनकर के छीन करके इस देश के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने के लिए जो आप 16 साल से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आज एक जनाधार बन करके, आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक जन आंदोलन का रूप धारण करके, आज एक तारीख बन करके, आज एक जन आंदोलन बन करके आपके बीच में अंतरिक्ष मजनू सुल्तानपुरी साहब को लेकर के आई है। तो ऐसी कंडीशन में जितने कैंडिडेट हैं आप तुलना करिए, कंपैरिजन करिए, मुहासबा करिए। अगर उसमें हमारा कैंडिडेट अव्वल है तो आप इसको वोट देकर के भारी मतों से आप विधानसभा में भेजने का काम करिए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ता हक गिरा करके भीख मांगने का काम नहीं करते हैं, हक को छीनने का काम करते हैं। अगर आपके अधिकारों की लड़ाई, हम वंचित समाज की लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे। आपने कभी सोचा, आज जब समाजवादी के लोग, आज यहाँ कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, एनसीपी के लोग, शरद पवार के लोग, ठाकरे के लोग आज आपके बीच में वोट तो मांगने आते हैं, लेकिन कभी आपने पूछा कि इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स है आपका, जो मौलिक अधिकार है आपका, जो संवैधानिक अधिकार है आपका, उस संवैधानिक अधिकार को दिलाने की किसी ने बात की। पूरे देश के अंदर 27% ओबीसी का आरक्षण है। आज आरक्षण के नाम पे पूरे देश में बलबला है। आज उस 27% आरक्षण में ओबीसी मुसलमानों का 9% जो कोटा है, क्या उस 9% कोटा दिलाने के लिए किसी समाजवादी, किसी शरद पवार, किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी ने इस आवाज को उठाने का काम किया? आज महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहा है। आपने कभी ये सोचा कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो सुरक्षित सीटें हैं, उस सुरक्षित सीटों में जो दलित हिंदू तो चुनाव लड़ रहा है, 1956 के बाद दलित सिख तो चुनाव लड़ रहा है, 1990 के बाद बौद्धिस्ट चुनाव लड़ रहा है, लेकिन दलित मुसलमान और दलित ईसाई इन सुरक्षित सीटों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? आज एक सवाल लेकर के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपके बीच में आई है। आपने कभी सोचा, मैं महाराष्ट्र की सरजमी पे मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था
कि जो जितना ही जल्दी संविधान को पढ़ लेगा वो सरकार के हलक में हाथ डाल करके अपने अधिकारों को छीन लेगा। लेकिन आज ये अधिकार कौन देगा? मैं ये कहता हूं कि आप हमेशा जो है आज तो काल सेकुलर पार्टियों के झंडे का डंडा बनने का काम किया, आपने यहाँ एनसीपी के झंडे का डंडा बनने का काम किया, आपने शरद पवार के झंडे का डंडा बनने का काम किया, आपने ठाकरे के झंडे का डंडा बनने का काम किया, आपने बीजेपी के झंडे का डंडा बनने का काम किया। लेकिन आज ये वक्त है, ऐ महाराष्ट्र के मुसलमानों, ऐ शोषित वंचित समाज के लोगों, मैं ये कहता हूं कि आमिर रसादी के नेतृत्व में 1 मीटर का झंडा और 2 मीटर का डंडा लेकर के मैदान में उतरो। अगर ये हमारा हक देंगे तो हम झंडा फहराने का काम करेंगे, अगर हमारा अधिकार नहीं देंगे तो अभी के पीठ पे डंडा बजाने का काम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब 1927 में जब ये आरक्षण की मांग किया, तो जब साइमन कमीशन आया तो यही वो लोग हैं जो गो बैक का नारा लगाने का काम किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लेकर के 1933-31 में जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस किया और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत साफ कहा, गांधी, नेहरू, तमाम हिंदुस्तान के बड़े नेता थे और उन्होंने कहा, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कि अंग्रेज के लोगों, इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा एक 5वीं कौम दलित बस्ती है जो हर कौमों में पाई जाती है। 1937 एक्ट बना, उस 1937 एक्ट में संपूर्ण दलितों का आरक्षण निहित था, लेकिन 9 अगस्त 1950 तक इस देश के संविधान में संपूर्ण दलितों का आरक्षण निहित था। लेकिन 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के साथ गद्दारी किया, दलित मुसलमानों के साथ गद्दारी किया, दलित ईसाई के साथ गद्दारी किया, दलित सिख के साथ गद्दारी किया और 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके संपूर्ण दलितों का आरक्षण रोकने का काम किया। सिखों ने सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन किया। 1956 में इसी देश के संविधान में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके उन्होंने आरक्षण अपना छीन लिया। 1990 में बौद्धिस्टों ने आंदोलन करके अपना आरक्षण छीन लिया, लेकिन ईसाई दलित और मुस्लिम दलित आज तक इससे वंचित है। क्या मुसलमानों में नटबाट, पौड़िया, डफाली, गधेड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, ये तमाम जो जातियां हैं आज ये सुरक्षित सीटों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? क्या इस सवाल को कभी किसी नेता ने आपके बीच में बताया? ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बता रही है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वो आंदोलन की कड़ी है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पटना हाउस के मुद्दे पे आज जो कांग्रेसी आज सेकुलर बनकर के वोट मांगने के लिए आते हैं, यही वो कांग्रेसी है। जब इस देश के 2 तालीम याफ्ता नौजवान को जब गोलियों का निशाना बनाया जाता है, मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर को गोलियों का निशाना बनाया जाता है, यहाँ 26/11 में जब हेमंत करकरे को गोलियों का निशाना बनाया जाता है, सारी फिल्में आती है, सब कुछ उजागर होता है, यहाँ तक कि सब कुछ पर्दाफाश हो जाता है कि कौन किया है। लेकिन आज भी उसके साथ ये कांग्रेस के लोग आखिर कार्रवाई क्यों नहीं किए? मुझको ये लगता है हर जख्म पे उसका ही नाम आता है जो मिलता है मोहसिनों की तरह। तो सुन लो साथियों, जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख दें, अब हम चाहे तो कोहराम मचा के रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो यहाँ से ठाकरे समेत, यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में आप देख लीजिए
कि दल बदल की जो राजनीति चल रही है, कभी कोई इधर से चुनाव लड़ने के लिए उस खेमे में चला जाता है, उस खेमे से उस खेमे में चला जाता है, उस खेमे से उस खेमे में चला जाता है। लेकिन मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि कभी ये इस चिलमन से झांके, कभी वो उस चिलमन से झांके, कभी ये इस चिलमन से झांके, कभी ये उस चिलमन से झांके। लगा तो आग चिलमन में, न इधर से झांके न उधर से झांके। इसलिए सहयोग आपका, संघर्ष हमारा, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और मजरू सुल्तानपुरी को जिताने में आपका एक एक वोट ही सहारा है। इसलिए आप आने वाली तारीख को बैठ के चुनाव निशान पे आप बटन दबा करके मजरू सुल्तानपुरी साहब को भारी मतों से चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। और मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं, ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हक को मैंने कहा कि गिड़गिड़ा करके भीख नहीं मांगती है, बल्कि छीनने का काम करती है। इसलिए साथियों, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही। जरा ये तो सोच कि डोर किसके हाथ में है। किसी की डोर शरद पवार के हाथ में है, किसी की डोर ठाकरे के हाथ में है, किसी की डोर सोनिया गांधी के हाथ में है, किसी का डोर राहुल गांधी के हाथ में है, किसी का डोर योगी के हाथ में है। लेकिन आपका डोर मर्द मुजाहिद मौलाना आमिर रसादी के हाथ में है। और ये डोर उस वक्त तक ये कड़ी नहीं टूटेगी। कुछ लोग यहाँ यूपी के से आकर के ये कह रहे थे कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अरे मैं कहता हूं, कभी आपने ये नारा क्यों नहीं दिया कि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे? आपने ये नारा क्यों नहीं दिया? ये नारा तो दिया कि एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो। जामा मस्जिद उनके बाप ने बनवाया था, जामा मस्जिद उनके दादा ने बनवाया था। लेकिन आपने ये नारा क्यों नहीं दिया कि दिल्ली की शिक्षा तो अभी झांकी है, पूरा देश बाकी है? ये नारा आपने क्यों नहीं दिया? आप यहाँ झारखंड में आकर के कहते हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, और उसी दिन उसी समय यहाँ इलाहाबाद में रोजगार मांग रहे नौजवानों को आप जो है लाठियां बरसा रहे हैं। यहाँ गोरखपुर के अंदर जब युवतियां नौकरियां मांगती है तो मार करके उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। इसलिए साथियों, रोजगार चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, फंडामेंटल राइट्स चाहते हैं, आप अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को वोट दो। इसलिए मैं बहुत कुछ ना करके ये कहना चाहता हूं कि किसी को छोटा मत समझो, छोटापन सब में मिलती है। आजादी खेल मत समझो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।